हेलो दोस्तों, आप सबका स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल स्टडी से में। दोस्तों हम इस वीडियो में बात करने वाले हैं एनर्जी कंजर्वेशन की क्लास के बारे में। इसमें हम दोस्तों 4th सेमेस्टर के ऑल ब्रांच के जितने भी स्टूडेंट हैं उन सभी के लिए एनर्जी कंजर्वेशन जो है वो कॉमन पेपर है। इसमें हम फर्स्ट चैप्टर पढ़ रहे हैं बेसिक्स ऑफ एनर्जी यानी कि ऊर्जा के मूल तत्व। ये आज हमारा क्लास 6 है। अगर आपने पिछले वीडियो नहीं देखे हैं क्लास के तो प्लेलिस्ट में जाकर आप सभी वीडियोस को देख सकते हैं। अगर आप हमारे यूट्यूब चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस कर दीजिए ताकि आप सबको लेटेस्ट वीडियोस को नोटिफिकेशन मिलते रहें। अगर आपने टेलीग्राम ग्रुप को ज्वाइन नहीं किया है तो नीचे डिस्क्रिप्शन में टेलीग्राम ग्रुप का लिंक दे दिया गया है। नीचे डिस्क्रिप्शन में जाकर आप टेलीग्राम ग्रुप को ज्वाइन कर लीजिए, वहाँ पर आपको फ्री में PDF और नोट्स प्रोवाइड होते रहेंगे। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्लास की तरफ। आज हम पढ़ेंगे पवन ऊर्जा यानी कि पवन ऊर्जा क्या होता है। पवन ऊर्जा जो है वह बहती हुई वायु से उत्पन्न की गई ऊर्जा को पवन ऊर्जा कहते हैं। यानी कि बहती हुई वायु से उत्पन्न की गई जो ऊर्जा होती है वह पवन ऊर्जा कहलाती है। वायु जो है एक नवीकरणीय ऊर्जा स्रोत है। वायु जो है वह एक नवीकरणीय ऊर्जा स्रोत है और पवन ऊर्जा बनाने के लिए हवादार जगहों पर पवन चक्कियों को लगाया जाता है। यानी कि जो पवन ऊर्जा है उसे बनाने के लिए क्या करते हैं कि हवादार जो जगह होती हैं वहाँ पर पवन चक्कियाँ लगाई जाती हैं, जिसकी मदद से क्या होता है पवन चक्कियाँ घूमती है और पवन ऊर्जा हमें मिलती है। पवन ऊर्जा लगाई जाती है और जिनके द्वारा वायु की गतिज ऊर्जा होती है वह यांत्रिक ऊर्जा में परिवर्तित हो जाती है। यानी कि जो वायु की गतिज ऊर्जा होगी वह पवन जो है पंखा है उसके द्वारा यांत्रिक ऊर्जा में परिवर्तित हो जाएगी और इस यांत्रिक ऊर्जा को हम क्या करेंगे, उस यांत्रिक ऊर्जा को हम उसमें जनरेटर की सहायता से इलेक्ट्रिक एनर्जी जो है उससे प्राप्त कर सकते हैं। आगे बताया गया है कि वैश्विक ईंधन क्या है। वैश्विक ईंधन रिजर्व यानी कि इंग्लिश में कहें तो ग्लोबल फ्यूल रिसोर्स। जैसे कि हमारा कोयला हो गया, कोयला जो है वह वैश्विक ईंधन रिसोर्स के अनुसार 2003 के अंत तक कोयले का भंडार 9,84,453 मिलियन टन होने का अनुमान लगाया गया था, जिसमें सबसे बड़ा वैश्विक रिसोर्स 24.5 संयुक्त राज्य अमेरिका के पास है, 15.9 रूस के पास और 11.6 चीन के पास है। और इस सूची में जो भारत है वह चौथे स्थान पर है। इस सूची में भारत कौन से स्थान पर है? चौथे स्थान पर। पहले स्थान पर अमेरिका यानी कि USA, दूसरे स्थान पर रूस, तीसरे स्थान पर चीन और चौथे स्थान पर भारत है। अब बात करते हैं तेल जो है वैश्विक ईंधन रिसोर्स के अनुसार 2003 के अंत तक तेल का रिजर्व 1143 बिलियन बैरल होने का अनुमान था, जिसका सबसे बड़ा हिस्सा जो है 23% सऊदी अरब के पास था। अब बढ़ते हैं कि गैस क्या है। गैस जो है वैश्विक ईंधन रिजर्व के अनुसार 2003 के अंत तक गैस का रिजर्व जो है 176 ट्रिलियन क्यूबिक मीटर होने का अनुमान था, जिसका सबसे बड़ा हिस्सा जो 27% है वह किसके पास है? रूस संघ के पास था। अब है कि दुनिया में सबसे बड़े तेल रिजर्व देश कौन कौन से हैं, तो वेनेजुएला के पास क्या है 3,08,78 बिलियन बैरल तेल है। सऊदी अरब 2,66,455 बिलियन बैरल, कनाडा 1,69,709 बिलियन बैरल, ईरान 1,58,400 बिलियन बैरल, इराक 1,42,503 बिलियन बैरल। उसके बाद कुवैत, संयुक्त राज्य अमीरात यानी कि UAE और अगला है रूस। अब हम बात करते हैं कि जीवाश्म की उम्र क्या है। तो तेल, पहले हम बात करेंगे तेल की। तो वर्तमान में हम हर साल पूरे विश्व में 11 बिलियन टन से अधिक तेल का इस्तेमाल करते हैं, जिससे यह भंडार एक वर्ष में 4 बिलियन टन से अधिक दर से लुप्त हो रहा है। इसके कारण यह जो है 53 वर्षों में समाप्त हो सकता है। यानी कि जिस तरीके से हम इस तेल का यूज कर रहे हैं, जिस तरीके से खपत कर रहे हैं, वह अगले 53 वर्षों में समाप्त हो सकता है। यानी कि 53 वर्षों में समाप्त हो सकने की आशंका जताई जा रही है। अगला है हमारा कि गैस
गैस जो है वह तेल द्वारा छोड़े गए ऊर्जा अंतर को गैस उत्पादन से भरते हैं। तो ज्ञात गैस के भंडार जो है वह 52 वर्षों में ही समाप्त हो जाएंगे, यानी कि जो गैस के भंडार है वह 52 वर्षों में समाप्त हो जाएंगे, ऐसा अनुमान लगाया जा रहा है। अगला है कि कोयला जो है, यदि हम तेल और गैस के अलावा ऊर्जा अंतर को कोयले के उत्पादन से भरते हैं तो ज्ञात कोयले के भंडार जो हैं वह 150 वर्षों में समाप्त हो जाएंगे, यानी कि जितने भी ज्ञात भंडार हैं कोयले के वह क्या होंगे 150 वर्षों में क्या होंगे समाप्त हो जाएंगे। अगला है कि भारतीय ऊर्जा परिदृश्य से क्या है, तो भारतीय ऊर्जा परिदृश्य से पहले हम देखेंगे कोयला क्षेत्र भारत में लगभग 58.6 बिलियन टन विशाल कोयले का भंडार है, जिसमें 54 बिलियन टन यानी कि हार्ड कोल एंथ्रेसाइड जिसको कहते हैं और बिटुमिन्स है, जबकि 4.6 बिलियन टन सॉफ्ट कोल यानी कि लिग्नाइट है। और भारत के पास लगभग दुनिया का 7.1% कोयला भंडार है, यानी कि दुनिया का कितना परसेंट है कोयला भंडार भारत के पास, तो 7.1 जो है वह कोयला भंडार भारत के पास है। और वर्तमान रिजर्व और प्रोडक्शन अनुमान के अनुसार यह लगभग 114 वर्ष तक रह सकता है। और यह भंडार मध्य प्रदेश, उड़ीसा, झारखंड और पश्चिम बंगाल राज्यों से स्थित है, यानी कि किन किन राज्यों में स्थित है, मध्य प्रदेश, उड़ीसा, झारखंड और पश्चिम बंगाल राज्यों में स्थित है। अगला है तेल क्षेत्र जो है भारत का तेल भंडार 5.8 बिलियन बैरल का अनुमानित है, जो कुल विश्व भंडार का 0.5% है, यानी कि यह कितने परसेंट है विश्व का 0.5% है, जो मुख्यतः बॉम्बे हाई, ऊपरी असम, कैम्बे और कृष्णा गोदावरी बेसिन में है। भारत जो है दुनिया का चौथा सबसे बड़ा तेल खपत करने वाला देश है, यानी कि तेल खपत करने वाले देश में भारत का कौन सा स्थान है, तो भारत का जो स्थान है वह चौथा है। अब अगला पॉइंट है कि प्राकृतिक गैस क्षेत्र कौन है, तो प्राकृतिक गैस क्षेत्र इसे 21वीं सदी का ईंधन कहा जाता है, यानी कि जो प्राकृतिक गैस क्षेत्र है उसे 21वीं सदी का ईंधन कहा जाता है। जब प्राकृतिक गैस को -61 डिग्री सेल्सियस पर ठंडा किया जाता है तो यह प्राकृतिक गैस LNG यानी कि LNG में बदल जाएगा, जिससे क्या होगा कि इसका भंडार और परिवहन आसान हो जाता है। और प्राकृतिक गैस जो है, प्राकृतिक गैस मुख्य रूप से मीथेन यानी कि CH4 से बनी होती है और इसका संग्रह एवं वितरण जो है वह 200 से 248 किलोग्राम पर सेमी स्क्वायर के दाब में गोलाकार या फिर कहें कि बेलनाकार आकार के कठोर सिलेंडर में किया जाता है। भारत के गैस भंडार का अनुमान 1.09 ट्रिलियन क्यूबिक मीटर है, जो विश्व का भंडार का 0.6% है, यानी कि विश्व के भंडार का कितना परसेंट है, तो विश्व के भंडार का 0.6% है। और इसका उत्पादन जो है वह गुजरात, असम और नागालैंड में किया जाता है, यानी कि इसका उत्पादन कहाँ किया जाता है, गुजरात, असम और नागालैंड राज्य में किया जाता है। भारत का वर्तमान आरक्षण और उत्पादन का अनुमान जो है वह 36 वर्षों का है। अगला है हमारा विद्युत ऊर्जा आपूर्ति। विद्युत ऊर्जा आपूर्ति भारत में इलेक्ट्रिक पावर स्थापित स्टेशनों की जो क्षमता है वह 31 मई 2010 को 1,61,352 मेगावाट थी, जिसमें से 36,913 मेगावाट हाइड्रो इलेक्ट्रिक पावर प्लांट और 1,03,449 मेगावाट थर्मल पावर प्लांट और 45,060 मेगावाट जो है 45,060 मेगावाट और 16,429 मेगावाट अक्षय ऊर्जा पावर प्लांट से था। परमाणु ऊर्जा आपूर्ति क्या है? परमाणु ऊर्जा आपूर्ति वर्तमान में भारत के अंदर 6 स्थानों पर 17 परमाणु ऊर्जा इकाइयों का संचालन होता है और परमाणु ऊर्जा संयंत्र की जो स्थापित क्षमता है वह क्या है, 45,060 मेगावाट है, जिसमें उबलते पानी के रिएक्टर और दबाव वाले भारी जल यानी कि दबाव वाले जो भारी जल हैं उनके रिएक्टर शामिल हैं। वर्तमान में भारत की परमाणु ऊर्जा क्षमता जो है कुल ऊर्जा क्षमता का
2.9% के बराबर है। यानी कि जो भारत वर्तमान में जो भारत की परमाणु ऊर्जा है वह जितनी कुल क्षमता है वह कितनी की है, 2.9% के बराबर है। अगला है हमारा कि हमारी क्षमता प्रतिबंधित है क्योंकि हमारे पास यूरेनियम की पर्याप्त मात्रा नहीं है तथा उत्पादित यूरेनियम जो है 2 से 3 गुना महंगा है। विदेशों से खनन किए गए यूरेनियम में 12 से 13% की तुलना में भारतीय यूरेनियम अयस्कों में केवल 0.1% यूरेनियम होता है। यानी कि भारतीय यूरेनियम अयस्कों में केवल क्या है, 0.1% ही यूरेनियम होता है। अब है अगला कि जलवायु में ऊर्जा उपयोग का प्रभाव। जलवायु में ऊर्जा उपयोग का प्रभाव, औद्योगिक गतिविधि में ईंधन के दहन से जो उत्पाद सामग्री उत्पन्न होती है उनमें से कई को वायु प्रदूषक माना जाता है जो वायु पर्यावरण पर प्रभाव डालते हैं, जैसा हो गया धूल, सल्फर डाइऑक्साइड, नाइट्रोजन ऑक्साइड तथा CO2 यानी कि CO2 तथा हाइड्रोकार्बन इत्यादि। और पर्यावरण के कुछ बेसिक मुद्दे निम्नलिखित हैं। यानी कि पहला क्या है हमारा, पहला है अम्ल वर्षा, जिसको हम कहते हैं इंग्लिश में एसिड रेन। तो जीवाश्म ईंधन के दहन से जो होगा सल्फर डाइऑक्साइड, नाइट्रोजन ऑक्साइड से निकलने के कारण अम्ल वर्षा होती है जो वातावरण में क्या करता है, अम्लीय वर्षा के प्रभाव डालता है। और अम्लीय वर्षा के प्रभाव इस प्रकार हैं, जैसे कि झीलों, नदियों और मिट्टियों का अम्लीयकरण, प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष प्रभाव, वन जीवों की हत्या, निर्माण सामग्री, पेंट और मूर्तियों का क्षय। अब अगला क्या है हमारा, अगला है ओजोन परत। ओजोन परत के कारण प्रभाव। तो ओजोन परत की परत जो है वह हानिकारक पराबैंगनी किरणों को पृथ्वी के वायुमंडल में प्रवेश करने से रोकती है। जो ओजोन परत है वह क्या करती है कि हानिकारक जो पराबैंगनी किरणें होती हैं वह पृथ्वी के वायुमंडल में प्रवेश करने से उसको रोकती हैं। और वर्षों से ओजोन परत के क्षय होने के कारण ओजोन परत में कई छेद हो गए हैं, जिससे हानिकारक किरण जो हैं वह वातावरण में प्रवेश करने लग गई हैं और कैंसर जैसी बीमारियां उत्पन्न होने लगी हैं। अगला हमारा ओजोन परत में कई प्रक्रियाएं शामिल हैं। यानी कि कौन कौन सी प्रक्रिया है, हमारा है Cl+O3 यानी ClO+O2, ClO+O यानी कि Cl+O2 और O3+O यानी कि 2O2। ये क्या है, ये सभी प्रक्रियाएं हैं। अब है हमारा कि ग्लोबल वार्मिंग क्या है, तो वायुमंडलीय गैस की यह पतली परत है जो पृथ्वी को घेरती है और वायुमंडल में दो सबसे महत्वपूर्ण परतें को क्षोभ मंडल यानी कि दो सबसे महत्वपूर्ण परतें को क्या कहते हैं, क्षोभ मंडल और समताप मंडल के रूप में जाना जाता है। हवा की परत ऊंचाई के साथ पतली होती जाती है, यानी कि जो हवा की परत है वह ऊंचाई के साथ पतली होती जाती है। और वायुमंडल के 90% अणु जो है वह क्षोभ मंडल में है, यानी कि जितने अणु हैं 90% वह क्या है, क्षोभ मंडल में है। और वायुमंडल में मुख्य रूप से 21% O2, 78% नाइट्रोजन और 0.04% CO2 और 0.04% आर्गन की मात्रा जो है वह है। और इसके अलावा जल वाष्प और कई गैसें बहुत कम मात्रा में मौजूद हैं। अगला है हमारा कि ग्रीन हाउस प्रभाव क्या है, तो पृथ्वी पर मौजूद वातावरण ग्रीन हाउस की सतह के रूप में कार्य करता है जो सूर्य से आने वाली प्रकाश किरणों का 31% भाग जो है पृथ्वी की सतह परिवर्तित करके स्पेस में भेज देता है और 20% जो भाग है वह वातावरण के द्वारा अवशोषित कर लिया जाता है। यह ऊर्जा का भाग समुद्र और सतह पर मौजूद तथ्यों द्वारा अवशोषित कर लिया जाता है जो पृथ्वी की सतह और ऊपर मौजूद हवाओं को गर्म बनाए रखने में मदद करती है, जिसके कारण पृथ्वी पर जीवन संभव है। अगला है कि ग्रीन हाउस में उपस्थित गैस ऊष्मा को अवशोषित करती हैं, जिसमें पृथ्वी का तापमान जो है बढ़ जाता है। और ग्रीन हाउस गैसों में पानी से उत्पन्न वाष्प भी होता है, यानी कि
जो इसमें ग्रीन हाउस गैसों से पानी जो उत्पन्न जो वाष्प है वह भी होता है इसमें, और जो बहुत उपयोगी है। और इसके अलावा CO2, CH4 तथा N2O आदि जो हैं वह शामिल हैं। और अगला पॉइंट है कि औद्योगिक विकास के कारण अत्यधिक मात्रा में उत्सर्जित ग्रीन हाउस गैस जैसे कि हमारा हो गया CO2, N2O आदि का उत्सर्जन जो है बहुत अधिक होने के कारण वायुमंडल में इनकी प्रचुर मात्रा में वृद्धि हुई है, जो सूर्य से आने वाली ऊष्मा को अवशोषित कर लेती हैं। और पिछले कई वर्षों से ऊष्मा अवशोषण के कारण क्या होगा, वायुमंडलीय का जो तापमान है वह उसमें बढ़ोतरी हुई है, जिससे वनस्पतियाँ, पेड़ पौधे, जीव जंतु, मौसम, ग्लेशियर आदि जो हैं बहुत प्रभावित हुए हैं, जिसके कारण कई नदियाँ विलुप्त हो गई हैं। समुद्री जल स्तर जो है उस समुद्री जल स्तर में वृद्धि हुई है तथा कई जीव जंतु जो हैं वह पक्षी प्रजाति जो हैं विलुप्त हो गई हैं या विलुप्त होने के कगार पर हैं, जिसमें संपूर्ण वातावरण प्रभावित हुआ है। दोस्तों वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक से चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू फॉर वॉचिंग माय वीडियो।